मयंक शर्मा, संदीप कश्यप, मुकेश कामदार, मूसा खान। क्या हत्यारा इन चारों संदिग्धों में से ही कोई एक था या इन चारों से अलग कोई और ही था? काव्या सिंह का नाम उस लिस्ट में शामिल कर सकते हैं जिसमें लता पाल और विमला यादव का नाम पहले से ही है। जुर्म का तरीका हूबहू पहले वाले 2 हत्याओं से मिलता है। चेन के साथ गला घोटा गया, फिर बाद में लाश के साथ संभोग हुआ है। डॉक्टर, हमारे 2 संदिग्ध हैं, एक मयंक शर्मा और दूसरा मुकेश कामदार। जब ये कत्ल हुआ, मुकेश कामदार हमारी कस्टडी में था और मयंक शर्मा पर हम नजर रखे हुए थे। प्रशांत, जो तुम पुराने केस के बारे में बता रहे थे, दिल्ली वाली प्राजक्ता द्विवेदी, उस केस को दोबारा से स्टडी करना चाहिए। इस सीरियल किलिंग की शुरुआत शायद वहीं से हुई। चेन वाले हत्यारे ने फिर से आघात किया है। सारी चेतावनियों के बावजूद, पुलिस के पास संदिग्धों की सूची होने के बावजूद, एक बार फिर डंके की चोट पर इस विकृत सीरियल किलर ने एक बार फिर से दूसरे हफ्ते में ये तीसरा अटैक किया है। हम डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस से ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस खौफनाक चेन वाले सीरियल किलर को पकड़ने के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि पुलिस के पास उसको पकड़ने का कोई प्लान ही नहीं है और पूरा शहर दहशत की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। लेकिन पुलिस इस सीरियल किलर के बारे में किसी भी तरीके का कोई भी क्लू पाने में असहाय नजर आ रही है। प्रशांत गहलोत, स्केच पब्लिक में जारी कर दो। कम से कम लोगों को ये तो पता चले कि ये सीरियल किलर दिखता कैसा है। हम श्योर नहीं है कि वो असली कातिल का है भी या नहीं। सर, हमें शक है जिस सर्वाइवर औरत ने हुलिया बताया किलर का, वो सीरियल किलर की विक्टिम है ही नहीं। तो फिर लीड क्या है हमारे पास? 2 हफ्ते में 3 मर्डर्स, पूरा शहर दहशत में है। सर, हमने हर प्लेटफॉर्म से चेतावनी जारी की है कि लोग सतर्क रहें। ऐसी चेतावनी से शहर के अंदर दहशत का माहौल और बढ़ेगा। गहलोत, मुझे इस सीरियल किलर का एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल चाहिए। यह हत्यारा सिर्फ एक किलर नहीं है, बल्कि एक विकृत मानसिकता का रोगी भी है। यह आदमी कहीं तो किसी न किसी की तो पकड़ में आया होगा। इसे पकड़ने के लिए हम एक डेडलाइन तय करें, 24 घंटे। 24 घंटे के अंदर हमें इसे पकड़ना है। क्लियर? सर, अगर श्रुति झूठ बोल रही है तो क्यों? सिर्फ अपने कॉलेज के दिनों के स्टॉकर से बदला लेने के लिए, या फिर अपने पति संदीप कश्यप को बचाने के लिए? साहब, ये संदीप कश्यप का पूरा बायोडाटा है, यहीं गाजियाबाद में पला पड़ा है। ऐसा कुछ मिला है जिससे लगे कि ये संदीप कश्यप कुछ अटपटा? साहब, ऐसा कुछ पता तो नहीं चला है। आपकी उसकी बीवी श्रुति से कुछ बात हुई क्या? वो जो अपने ऊपर हमले की बात कर रही थी, वो सच है क्या? फिलहाल तो उससे पूछताछ चल रही है, और जब से उसने उस मयंक शर्मा का नाम दिया है ना, हमारी एक टीम 24 घंटे उसके ऊपर नजर रखी है। हम दिल्ली में हुए प्राजक्ता द्विवेदी के मर्डर से इस मयंक शर्मा का कनेक्शन ढूंढ रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है कि मैं कहानियां बना रही हूँ? श्रुति, 5 जून को मयंक गाजियाबाद में नहीं था, दिल्ली में था, जिस दिन लता पाल और विमला यादव का मर्डर हुआ। और 19 जून को भी मयंक गाजियाबाद में नहीं था, जिस दिन काव्या सिंह का मर्डर हुआ। दिल्ली में था, अपने ऑफिस में। और जिस दिन तुम पर हमला हुआ 16 मई को, उस दिन भी मयंक अपने ऑफिस में था। हमने उसकी बारीकी से तफ्तीश की है। पर मेरे दरवाजे पे मयंक ही था। जी? मीटर रीडिंग, गैस का मीटर रीडिंग लेना है। वो मयंक ही था, एक बूढ़े का भेष बनाकर आया था। श्रुति झूठ नहीं बोल रही है और ना ही उसे कोई वहम। अगर ऐसा होता तो मुझे जरूर पता लग जाता। लेकिन वो अपने कॉलेज के दिनों के स्टॉकर मयंक शर्मा पे उंगली उठा रही है, और मयंक शर्मा पे हमारी नजर थी जब तीसरे विक्टिम पे हमला हुआ। हो सकता है कि वो पहचानने में गलती कर रही हो, लेकिन वो झूठ नहीं बोल रही। उसके साथ ये हादसा हुआ है, वो इस हादसे की विक्टिम है और इस हादसे से बची है। हाँ माधव, मैं दिल्ली के लिए निकल रहा हूँ। मुझे प्राजक्ता द्विवेदी केस की सारी डिटेल्स चाहिए। आपने मेरे हस्बैंड को रोक के क्यों रखा है? क्या किया है मुकेश ने? देखिए मैडम, हमने आपके पति को गिरफ्तार नहीं किया, सिर्फ उससे पूछताछ कर। किस बारे में पूछताछ? वो इस वक्त आपको नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते? आप लोग उठा के क्यों लाए मेरे पति को? क्या किया क्या है उसने? ये कोई तरीका है? मुकेश, तो भी जा सकता है, लेकिन ये मत सोचना कि तेरे ऊपर से हमारी नजर हटेगी। बिल्कुल नजर मत हटाना साहब। आप लोग को पता तो चले मेरी बीवी सीमा कैसे मेरा खून पीती है, और आप लोग नजर रखेंगे ना तो मैं अपनी बीवी का मर्डर नहीं कर पाऊँ। कभी कभी सपने में देखता हूँ ये आपका ये सिरफिरा है ना, किलर जो भी हो, वो आ रहा है
और सीमा को जान से मार रहा है। गहलोत जी, स्केच तो हमें रिलीज करना ही पड़ेगा। बहुत प्रेशर है ऊपर से। हमने इसे हर उस जगह पर ढूंढ लिया है जहां पर हम इसे ढूंढ सकते थे। प्रशांत, मुझे स्केच रिलीज करने में ये रिस्क लग रहा है कि किलर चौकन्ना हो जाएगा, शातिर दिमाग है, भेष बदल सकता है। उस दिन चुपचाप बैठा रहेगा और फिर अचानक एक दिन किसी दूसरी औरत पर अटैक करेगा। गहलोत जी, हमें कुछ तो देना पड़ेगा पब्लिक को। और स्केच के अलावा हमारे पास कोई दूसरा तरीका नहीं है जिससे हम पब्लिक को सतर्क कर सकें। गौर से देखिए इस चेहरे को। ये वही आदमी है जिसने पूरे गाजियाबाद शहर को दहशत में बांध रखा है। आखिरकार हमारे पास इस सरफिरे कातिल की पहचान आ गई कि ये सीरियल किलर कैसा दिखता है। ये एक अधेड़ उम्र का आदमी है जो दोपहर को लोगों के घर आता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। सूत्रों के हिसाब से पता चला है कि ये आदमी घर में घुसने के लिए कहता है कि वो गैस का मीटर रीडिंग चेक करने आया है। जैसे ही घर की गृहिणी उसे अंदर लेकर मीटर बॉक्स की तरफ जाने के लिए मुड़ती है, तब वह पीछे से चैन से हमला करता है। बंद कीजिए ये सब। दिन रात आप यही सब देखते रहते हैं, इसीलिए आपके दिमाग में उल जुलूल बातें आती रहती हैं। मुझे कई बार लगता है कि पुलिस को फोन करके उस मूसा कबाड़ी वाले के बारे में बता दूं। कि आंखों में शैतान दिखता है, सही बंदा नहीं लगता वो, शक्ल पर ही लिखा है उसके। क्यों आप अपना दिमाग खराब कर रहे हैं इन सब बातों में? 2 दिन पहले आपको वो कादिर पान वाला सही नहीं लग रहा था, कल आप कहेंगे मुमताज तुम मुझे सही नहीं लगती, फिर आप कहेंगे मुमताज मैं खुद को सही नहीं लगता। उस दिन मैंने उस मूसा को तुम्हें घूरते हुए देखा था कि गिद्ध जैसी आंखें ही सब बताती है। मैं तो कहता हूँ पुलिस को बता देना चाहिए। तबरेज, पुलिस को उनका काम करने दीजिए। आप क्यों अपना दिमाग दिन रात इनमें लगा रहे हैं? नाचने वाली गुड़िया, फूलदान, सजावट का मोर और सजावट का जहाज। हाँ गहलोत जी। प्रशांत, ये प्राजक्ता द्विवेदी के केस में जो संदिग्ध था दीपक चावला, उसका बॉयफ्रेंड, उसके खिलाफ कुछ साबित नहीं हो पाया था, इसलिए उसको रिहा कर दिया गया था। हो सकता है ये सारी श्रृंखला वहीं से शुरू हुई हो, दिल्ली से, जब नाचने वाली गुड़िया प्राजक्ता के घर से गायब हुई थी। ये प्राजक्ता का बॉयफ्रेंड दीपक चावला है कहाँ? जगन देख रहा है उसे, पर बात किया, कुछ मिला है क्या आपको? उसका पता लगाओ। ये वही हो सकता है जिसे हम खोज रहे हैं। वो करता क्या है, कहाँ रहता है, उसका बैकग्राउंड क्या है। मुझे उस केस की हर बारीक से बारीक डिटेल चाहिए प्रशांत। क्या इस सीरियल किलर और उसकी विकृति की जड़ें प्राजक्ता द्विवेदी के मर्डर और उसके रेप केस में थी? क्या दिल्ली में प्राजक्ता द्विवेदी के एक्स बॉयफ्रेंड दीपक चावला तक पहुंचने से इस सीरियल किलर की खोज पर अंकुश लगने वाला था? यह केस एक ऐसा चौंकाने वाला मोड़ लेने वाला था जिसकी उम्मीद पुलिस को दूर दूर तक नहीं थी। ये नंबर काम नहीं कर रहा है, कृपया नंबर जांच लें। ये नंबर तो सर्विस में नहीं है माधव। दीपक चावला का बस यही नंबर है हमारे पास। वो सर, उसके खिलाफ कुछ मिला भी नहीं था हमें। नंबर तो कंटिन्यू नहीं है, एड्रेस अब भी यही होगा। चांस लेके देखते हैं सर। मूव। हाँ मिस्टर गहलोत, प्राजक्ता द्विवेदी का पोस्टमार्टम मैंने ही किया था पिछले साल। लास्ट के पोस्टमार्टम की छोटी से छोटी डिटेल्स मैंने अपने रिपोर्ट में लिखी थी, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को दिया था। यस, आपने अपनी रिपोर्ट में नेक्रोफिलिया का जिक्र किया था। कातिल ने मर्डर के बाद प्राजक्ता की लाश के साथ संभोग किया था। ये प्राजक्ता द्विवेदी कुंवारी थी, मेरा मतलब वर्जिन? जी, वो डिटेल्स तो अब मुझे याद नहीं है, मुझे मेरे पुराने नोट्स देखने होंगे। डॉक्टर, मुझे लगता है इस कातिल को सेक्स से वंचित रखा गया होगा और उसी तड़प में वो शिकार कर रहा होगा। हाँ, ये मुमकिन है। प्राजक्ता शायद उसकी पहली शिकार थी। उसका नेक्रोफिलिया, उसकी सनक शायद प्राजक्ता से जुड़ी। मैं क्यों मारूंगा प्राजक्ता को? वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, मैं उसे क्यों मारूंगा? जी हाँ, वो मेरा फ्लैट है और दीपक मेरे फ्लैट पे किराए पर रहता। अब कहाँ रहता है? मुझे पता नहीं सर, वो चंडीगढ़ से था और यहाँ पे काम करता था। उसने अगस्त 2018 में शायद फ्लैट खाली कर दिया था। क्या ये उसकी गर्लफ्रेंड प्राजक्ता का मामला है? हाँ। उसके चंडीगढ़ का एड्रेस दो। मेरे पास अब एग्रीमेंट की कॉपी नहीं है और दीपक तो काफी पहले फ्लैट छोड़कर चला गया था। हाँ मिथिला, किसी भी जगह की सीसीटीवी फुटेज से कुछ मिला? नहीं सर, लेकिन एक और औरत मारी गई। एक और? हाँ सर, निशा भटनागर, 28 साल उसकी उम्र है, उमानगर की है।
पूरे 8.5 किलो है। सर, सेम पैटर्न है। दरवाजे से जबरदस्ती अंदर घुसने की कोई कोशिश नहीं हुई और बाकी कत्ल का तरीका एकदम मिस्टर एक्स जैसा। यहाँ से क्या लेकर गए? सर ये देखिए, शोकेस में हर जगह कुछ ना कुछ रखा हुआ है, लेकिन ये स्पॉट खाली है। किलर जो भी ले गया होगा यहीं से ले गया होगा, लेकिन निशा के हस्बैंड राकेश को कुछ याद ही नहीं आ रहा है कि वो सामान क्या था। इतनी चेतावनी दी, पूरे शहर में डर का माहौल बना। इसके बावजूद उस सिरफिरे ने दस्तक दी और इस निशा ने दरवाजा खोला। हाँ जगन बोलो। लगता है इस बार हमारी किस्मत अच्छी है सर। सर निशा के घर से 2-3 गली छोड़कर एक सुनसान रास्ता है और वहां पर एक एटीएम है और एटीएम के बाहर सीसीटीवी कैमरा है सर। तुरंत फुटेज निकालो, अभी के भी, आज की भी और आज के पहले की भी। बहुत हो गया है लुका छुपी का खेल। प्रशांत, क्या अब ये केस मुझे एक नई टीम को देना पड़ेगा जो ये केस सुलझा पाए, जो तुम्हारी टीम अब तक नहीं कर पाई? मैंने तुम्हें 24 घंटे दिए थे कातिल को पकड़ने, और हुआ क्या? एक और लाश। हेडक्वार्टर्स में मेरे ट्रांसफर की बात चल रही, तुम्हें पता है? सर, में निशा भटनागर के घर के पास एक सीसीटीवी मिला है। उस सीसीटीवी फुटेज से इस केस में कोई ना कोई लीड मिलने की हमें पूरी उम्मीद है। अब उम्मीद से काम नहीं चलेगा प्रशांत, एक्शन चाहिए, एक्शन। सर, हम हर मुमकिन दरवाजा खटखटा रहे हैं। वो भी दरवाजा खटखटा रहा है और एक के बाद एक नए विक्टिम्स दिए जा रहे हैं। मैंने तुम्हें 24 घंटे दिए थे कातिल को पकड़ने, और होता क्या है? 48 घंटे के अंदर एक और विक्टिम की लाश। सर, वो फुटेज ट्रांसफर हो रहा है, गारंटी हमें उससे कोई ना कोई लीड मिलेगी, और उसके बाद हम एक सिंगल मिनट भी जाया नहीं करें। फिर वही तरीका, चेन से मर्डर और फिर रेप। फिर से सीमन का कोई निशान नहीं, डेड बॉडी के साथ संभोग। हाँ, मैंने आज तक कितने केसेस मॉडस ऑपरेंडी के आधार पर क्रैक किए, लेकिन इस बार मुझसे छूट क्या रहा है? नेक्रोफिलिया एक मानसिक विकार, खूनी बड़ी चालाकी से कॉन्डम का इस्तेमाल करता है ताकि सीमन के जरिए पुलिस उस तक न पहुंचे। ये दो बातें मुझे खटक रही, ये नॉर्मल नहीं है। इस कातिल के साथ कुछ भी नॉर्मल नहीं है। ये कीमती चीजें नहीं चुराता, पर घरों से सजावट की चीजें ले जाता है। सर, ये राकेश भटनागर दोपहर 2:55 को घर लौटा। 3:05 पर इसने पीसीआर को फोन किया और 3:10 पर हमें कॉल आया। सर ये एटीएम वाली गली, निशा के घर से 1-2 गली छोड़कर सर सिर्फ इसी गली में एक सीसीटीवी कैमरा है और कहीं नहीं। जो किलर एक्स बखूबी जानता हूँ। सर ये इसी सीसीटीवी कैमरे के मर्डर के 3 दिन पहले की फुटेज है। सर हो सकता है कि किलर एक्स इसमें कैप्चर हुआ, हो सकता है सर रेकी वेकी करने आया। ये बंदा 3 दिन लगातार दिखता है, लेकिन चौथे दिन नहीं दिखता। ये तो मूसा है साहब, मूसा खान। अभी कहाँ मिलेगा ये? डेरा चौक में ना इसकी रद्दी की दुकान है। वो बुढ़े मुकेश कामदार की टिप ना इसने दी थी मुझे। जिस इलाके में कांड हुआ है ना, ये वो हर इलाके में घूमता है। चंदन नगर जहाँ लता पाल का कत्ल हुआ, रुद्र विहार विमला यादव का, दयानगर काव्या सिंह का, और इस वाले केस में निशा भटनागर यानी उमा नगर। और मैंने इसको ही काम पे लगा के रखा हुआ था कि पता कर किस मोहल्ले में कौन अजीब हरकतें कर रहा है। और ये साला खुद ही निकला इन सबके बीच। कहीं ये मूसा खान ही तो नहीं है हमारा किलर एक्स? अरे मूसा,
चल पुलिस वाले बात करेंगे। किस बारे में? तेरा घर कहाँ है मूसा? मियाँ नगर मैडम, लेकिन माजरा का माजरा बाद में। साहब कुछ तो बताइए, ऐसी क्या बात करनी है? बहुत खास बात है मूसा, बहुत ज्यादा खास। कुछ मिला? नहीं मैडम। इसके नीचे ये हटाओ, पेपर हटा के देखो। देख क्या रहे हो? तोड़ो। इसे भी थैली में डालना। कत्ल के 3 दिन पहले तक ये लगातार दिखा है, लेकिन कत्ल वाले दिन नहीं दिखा। बाकी के विक्टिम्स के मोहल्ले में भी दिखा है। कौन कौन है इसकी फैमिली? पता लगा रहे हैं, इसकी दुकान की भी तलाशी जारी है। ये कबाड़ वाला है ना? हाँ, इसीलिए मैं मुकेश कामदार जो सफाई कर्मचारी है उसकी टिप दी थी। गुमराह कर रहा होगा मैं, यू नो, मिसलीड। लेकिन ये प्राजक्ता द्विवेदी के बॉयफ्रेंड दीपक चावला का क्या हुआ? एक टीम पहुंचने वाली है वहां पर। चलो जी, मुझे लगता है कि हमें हमारा एक्स मिल गया है, मूसा खान कबाड़ी वाला। मैडम, इस मूसा की दुकान के साथ साथ ना इसके घर को भी पूरा खोलना पड़ेगा। लगता है आपको आपका बंदा मिल गया। पांडे, यस मैम। और लोगों की जरूरत पड़ेगी। इस दुकान की एक एक ईंट खोल कर देखना। एक सजावट वाला मोर, एक फूलदान, एक नाचती गुड़िया और एक लकड़ी का जहाज। अभी तक हमें ये सब चीजें पता है, और भी चीजें हो सकती हैं, इसलिए ध्यान से देखना। यस मैम। और गोविंद चल। जानता ही नहीं ये निशा भटनागर? हाँ नाम से नहीं जानता साहब। वो उमानगर में रहता। वो 3-4 दिन पहले रद्दी उठाया था। घर की मेज पे से और क्या उठाया था? सिर्फ रद्दी उठाया था सर। पूरे 8.5 किलो है। 8 किलो सर। नहीं सब 8.5 किलो था। इतनी धुलाई होगी कि तू अपना नाम तक भूल जा। इन सब का मर्डर किया तूने। 1 साल पहले इस प्राजक्ता द्विवेदी का मर्डर किया। इन सब के मर्डर करने के बाद इनकी लाशों के साथ तूने अपनी हवस पूरी की है, पर कभी पकड़ा नहीं गया, लेकिन इस बार पकड़ा गया। घर का एक एक चप्पा चप्पा छान मारो। ओ मेम साहब, वो कबर्ड मत छोड़ना, वो किचन मत छोड़ना। क्या कर रही है? मेम साहब बताएंगी, ऐसे घर में घुसकर क्या ढूंढ रही है? बताएंगी भी, मैं ढूंढ दूंगी ना, क्या ढूंढ रही है? एक फूलदान, एक सजावट का मोर, एक नाचती हुई गुड़िया और एक जहाज। और क्या क्या है यहाँ पर? हाँ? ये कबाड़ की चीजें तो मेरे शोहर की दुकान पर होनी चाहिए। आप हमारे घर को क्यों रौंद रही हैं? और मूसा ये सब कबाड़ की चीजें यहाँ क्यों रखेगा भला? सूटकेस लाओ इधर। मेम साहब। सच बता दे मूसा, नहीं तो जिंदगी में कभी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाएगा। तो सच ये है कि आपको ना कोई मिल नहीं रहा साहब, इसलिए जो ये बद्दा इल्जाम है ना वो आप हम पर, मुझ पर मल रहे सर। और जो तेरी दुकान में ट्रंक मिला है जिसे तूने लॉक करके रखा था, अश्लील किताबें मिली हैं उसमें? बिल्कुल मिली होगी। कबाड़ी हूँ साहब, कबाड़ नहीं मिलेगा और क्या मिलेगा साहब? बच्चा है सर, छोटा सा मेरा, आता है दुकान पे कभी कोई भी किताब लेकर पढ़ने लगता है, उसके हाथ ना लगे इसलिए वो ताला मार के रखी थी मैंने। कई ग्राहक लोग भी आते हैं साहब ऐसे मैगजीन की तलाश में साहब। मैं साहब आपके खबरें की मदद कर रहा था। मदद कर रहा था क्या भटका रहा था? किसके हैं ये? मेरे अब्बू के। तेरे अब्बू तो लुंगी बनियान पहनकर घूमते हैं। तो लुंगी बनियान पहनने वाला आदमी पैंट और शर्ट नहीं पहन सकता? ये क्या फाफली वाली बातें कर रही हैं आप मेम साहब? ये लेकर चलो। ओ मेम साहब, अरे कहाँ लेकर जा रही है ये सब कुछ आप? ज्यादा नौटंकी मत कर बिल्किस। हमें शक है तेरे शौहर पे कि वो कुछ करने वाला है। करने वाला है? क्या करने वाला है? आपको क्या लगता है कि आप पुलिस की वर्दी पहनकर कुछ भी करेंगे और हम सुनते रहेंगे?
तो याद रखिए पूरा का पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर दूंगी मैं यहाँ पर। हमें लगता है कि तेरा शौहर कातिल है। मतलब मुझे लगता है कि आप पूरी तरह से बावली हो गई हैं। अगर तेरे शौहर ने कुछ नहीं किया है तो हम उसे जाने देंगे। अरे बिल्किस, बोलो ना 2 मिनट के लिए शांत हो जाओ, क्यों बखेड़ा बना रही हो? और तू मोहल्ला बुलाने की धमकी दे रही, मैं पूरी फोर्स बुला लूंगी। ओ मेम साहब, मैं आपकी धमकी से डरने वाली नहीं हूँ। बुला लीजिए आपको जिससे यहाँ बुलाना है। क्या हुआ बिल्किस आपा? अरे देखो ना, ये लोग मूसा को फंसा रहे हैं। कोई नहीं फंसा रहा है, क्यों बखेड़ा बना रही हो? ये सब क्या है गोविंद? रेहाना, मैं कह रही हूँ ना, इस गोविंद ने पट्टी पढ़ाई है। हम सिर्फ मूसा के कपड़े और जूते लेकर जा रहे हैं। मियाँ नगर में जल्दी एक पुलिस टीम भेजो। 24 घंटे दे रहा हूं तुझे मूसा, इन 24 घंटे में सच उगलता है। साहब, आप मुझे वो कबूल करने को बोल रहे साहब जो मैंने किया ही नहीं साहब। वो तेरे पे है, सोच ले अच्छे से। साहब, आपने अपने फोन पे ऐसे कभी कुछ देखे नहीं हो क्या साहब? हाँ, हम भी मन बहलाने के लिए देखते हैं ऐसी किताबें। तो क्या हो गया साहब? इंसान है हम साहब, हैवान नहीं। प्रशांत, मूसा किलर एक्स नहीं है। कह लो जी, जैसे ही हम खंगाल कर कातिल तक पहुंचते हैं, आप कह देते हो वो किलर एक्स ही है। पहले आपने कहा कि श्रुति झूठ बोल रही है, वो बैंक नहीं हो सकता। फिर आपने कहा वो अधेड़ उम्र का आदमी नहीं हो सकता। और अब हम जब मूसा तक पहुंचे और ऑलमोस्ट वो टूटने के लिए तैयार है, तो आप कह रहे हो कि मूसा एक्स है ही नहीं। तो फिर कौन है? हमारा दीपक चावला की कोई खबर? मिल गया सर, ये मेरे साथ गाड़ी में बैठा हुआ है, बस आप ही के पास लेके आ रहा हूँ। सर, दीपक चावला गुरुग्राम शिफ्ट हुआ था। माधव और उसकी टीम ने उसके घर की अच्छे से तलाशी ली, लेकिन कहीं भी कोई सजावट की चीज नहीं मिली। किलर एक्स बहुत चालाक है, वो बहुत बारीकी से सोचता है। कॉन्डम का इस्तेमाल करता है ताकि सीमेन स्टेन्स ना मिले, और कोई भी कीमती चीज घर से नहीं चुराता। हेलो जी, तो क्या अब हम हर संदिग्ध से ये पूछें कि कितनी सावधानी बरतता है वो? प्रोफाइलिंग से हेल्प मिलती है, मैं मानता हूँ। हमने हमारे रिकॉर्ड्स में से अब तक 15 रेपिस्ट, 11 बच्चों के साथ यौन शोषण करने वालों से पूछताछ की। मैं 100% कह रहा हूं कि मूसा एक्स। नहीं, अगर आप इतने दावे के साथ कह रहे हैं कि मूसा एक्स नहीं है, तो फिर बताइए ना, लाखों लोगों के शहर में हम उस बारीक सी प्लानिंग करने वाले को कैसे ढूंढे, जिसका दिमाग घुमा हुआ है, जो ऐसी औरतों को टारगेट करता है जो घर में अकेली रहती है, उनका मर्डर करता है और फिर लाश के साथ रेप करता है। बोलिए ना। उसने अपना हुलिया बदल लिया है। हमने स्केच पब्लिक में आम किए, मीटर रीडिंग वाली डिटेल्स मीडिया में दी, इसलिए एक्स चौकन्ना हो गया। मैं मानता हूं। अब आप हमें ये बताइए गहलोत जी, उस चालाक आदमी की बारीक सी प्लानिंग को मात देने के लिए आपकी क्या सर, मूसा के घर और मोहल्ले से बहुत मुश्किल से निकले। उसके घर से कुछ सामान मिला। सर, चुराए गए डेकोरेटिव आइटम में से तो कुछ नहीं मिला, लेकिन ये कपड़े और जूते मिले जो कि मूसा के हुलिये से मैच नहीं करते। गहलोत जी। सर, कैसे बच बचा के निकला हूं ना, मत पूछिएगा। नहीं पूछूंगा। कोई काम की बात है? साहब, वहाँ से डायरेक्ट मैंने 2 लोगों को साइड में लेके बात की। जो बातें मुझे पता चली ना, मुझे पहले नहीं मालूम था। ये मूसा ना कपड़े पहनने का बहुत शौकीन आदमी है। हर शुक्रवार शनिवार को ना अपनी बेगम के साथ एकदम सज धज के निकलता है घूमने के लिए। ये पहले तेरी पकड़ में कैसे नहीं आया गोविंद? साहब, किसी के शक्ल पे तो लिखा नहीं होता ना कि सन की है, सरफिरा है। हाँ तो गहलोत जी, क्या बोलते हो? अभी आप यही कहोगे कि मूसा निर्दोष है? हाँ, निर्दोष है। ये सीरियल किलर कोई और ही है। ये मूसा है और इस वक्त हमारी कस्टडी में है। क्या तुमने कभी इसे अपनी सोसाइटी में देखा? इसका कहना है कि कभी भी ये कबाड़ के काम से दिल्ली नहीं गया। सर, मुझे सच में नहीं पता कि कौन प्राजक्ता के साथ ऐसा कर सकता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर कि प्राजक्ता के साथ जिसने भी ये सब किया सिर्फ इसलिए ताकि वो डांसिंग डॉल चुरा सके। सस्ती डॉल थी सर, मैंने ही उसे वो गिफ्ट की थी। उसे डांस का शौक था, इसलिए। उसके दिमाग में क्या चलता है, क्यों चलता है, कोई नहीं बता सकता। 4 और औरतों को मार चुका है और वहां से भी सजावट के आइटम लेकर गायब है। सॉरी, इससे पहले मैंने इसे कभी नहीं देखा। इसी एक सवाल के लिए आप मुझे गुरुग्राम से उठाकर यहाँ लाए हैं। आपको क्या लगता है वो साइकोपैथ मैं हूँ, या फिर पिछली टीम की तरह आपका टॉर्चर करने का इरादा है मुझे? प्रशांत, जो करना पड़े करो, मुझे इस दहशत का अंत चाहिए तुरंत। सर, आज रात अच्छे से खातिर की जाएगी इस मूसा खान की। कल सुबह तक सामने से आकर सब कुछ कबूल कर लेगा। तुम्हें कितना यकीन है कि यही वो सीरियल किलर है? सारी की सारी कड़ियां छुप रही हैं सर। सभी विक्टिम के मोहल्ले में देखा गया है। अच्छे कपड़े पहनता है, अश्लील मैगजीन पढ़ने का एडिक्ट है। बस एक चीज है जो फिट नहीं बैठ रही है। अगर डेकोरेशन के वो पीसेस मिल जाते तो इस केस को एक क्लोजर मिल जाता। एक और अड़चन है सर। अब क्या हुआ? गहलोत जी कह रहे हैं कि किलर एक्स मूसा खान हो ही नहीं सकता। देखो, गहलोत को उसके एनालिसिस कर रहे हैं। तुम इस मूसा की हालत में उंगली डालो। प्रोफाइलिंग कभी कभी गलत भी हो सकती है।
मुझे सही कातिल चाहिए। कल सुबह अच्छी खबर सुनो। ए मूसा, बोल क्यों किया और कैसे किया? हाँ, सच सच बोलेगा तो छोड़ देंगे मुझे। ए देख, सच बोल, उसके बाद देख। हेलो प्रशांत। हाँ गहलोत जी बोलिए, क्या मिला आपको इतनी रात को? क्या तुम अभी आ सकते हो? कुछ मिला आपको? हाँ, प्राजक्ता, विमला, लता, श्रुति, ये सभी निशाना बनाएगी, चुन चुन के निशाना बनाएगी। ये सभी चुनी हुई टारगेट थी। घर में अकेली होती थी और टारगेट की गई। बाकी की दोनों, काव्या और निशा भी तो घर पे अकेली थी जब इन्होंने दरवाजा खोला। शांत, ये निशा और काव्या चुनी हुई टारगेट नहीं है, ये अचानक शिकार हुआ। मूसा ऑलमोस्ट टूट चुका है, कल तक अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। काव्या और निशा का कत्ल तब हुआ जब सारी दुनिया को किलर की डिटेल्स मिल चुकी थी। जाहिर है एक्स को। तो ये कि एक्स इन लास्ट दोनों घरों में बूढ़े के भेष में नहीं गया। उसने दरवाजा नहीं खटखटाया, वो कुछ देने के बहाने इन घरों में गया था, डिलीवरी करने के लिए। एक्स एक डिलीवरी मैन है, मूसा नहीं। उसने इस बार मीटर रीडिंग के बहाने का इस्तेमाल किया ही नहीं। गैस की मीटर रीडिंग लेनी है, क्योंकि इन लास्ट दोनों घरों में मीटर घर के अंदर है ही नहीं। तो फिर सवाल यह है कि इन दोनों औरतों ने उसे घर के अंदर क्यों बुलाया? लॉजिक प्रशांत। सर, एक गिलास पानी मिलेगा? बहुत प्यास लगी। मैडम एक गिलास पानी मिलेगा? रुको 2 मिनट लाती हूँ। प्रशांत, मुमकिन है कि निशा के मामले में भी ऐसा ही हुआ होगा। एक गिलास पानी मिलेगा मैडम, बड़ी प्यास लगी है। 1 मिनट रुकिए, लेकर आती हूँ। काव्या और निशा के मर्डर्स प्लानिंग से नहीं हुए थे, बस फितरत से हुए थे। ये एक्स एक डिलीवरी मैन है, देखा मौका है तो अपनी विकृति को अंजाम देने झपट पड़ा होगा। आपकी थ्योरी में सच्चाई हो सकती है कि कातिल अलर्ट हो गया होगा, उसने अपना हुलिया बदल लिया होगा, लास्ट की 2 विक्टिम्स को टारगेट नहीं किया होगा। फिर भी वो विक्टिम तो है। देखिए गहलोत जी, कातिल हमारी हिरासत में है, मूसा ही एक्स है। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्स हमारे हाथ में है ही नहीं। वो बाहर घूम रहा है पब्लिक के बीच खुलेआम। प्रशांत, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मूसा हत्यारा है ही नहीं। ए मूसा, उठ, बोल कैसे किया मर्डर तूने? इंतजार कर रहा हूं मैं, बोल। बड़ी खबर आ रही है, चैन वाले हत्यारे ने एक बार फिर हमला कर दिया है। इस बार जयानगर में। ये जून के महीने में 5वीं हत्या है। हमारे सूत्रों से पता चला है कि पीड़ित का नाम माधुरी चौहान है। फिर एक बार एक गृहिणी जो दोपहर को अपने घर पर अकेली थी, इसके घर भी हत्यारे ने दस्तक दी, जिसके बाद माधुरी का भी वही हश्र हुआ जो बाकी 4 औरतों के साथ हुआ था। और एक पुलिस है जो इस केस में पूरी तरह बेबस, बौखलाई हुई मालूम होती है। सर, यहाँ से भी कुछ गायब हुआ है, लेकिन अभी पता नहीं क्या। जिस वक्त 5वीं विक्टिम माधुरी चौहान पर आक्रमण हुआ, उस वक्त संदिग्ध मूसा खान बाकायदा पुलिस कस्टडी में था और 24 घंटे की अवधि के बाद भी मूसा ने कोई जुर्म कबूल नहीं किया था। हमको 24 घंटा जगाओ, 24 साल जगाओ, सच यही रहेगा कि मैं वो कातिल नहीं। माधुरी चौहान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कोई शक नहीं छोड़ा कि ये कत्ल भी नेक्रोफिलिक सीरियल किलर एक्स ने ही किया था। वर्तमान में हुआ यह 5वां कत्ल था और इस बात की पूरी संभावना थी कि 1 साल पहले प्राजक्ता द्विवेदी का कत्ल भी इसी हत्यारे ने किया था। और अब भी ये मानसिक रोगी पुलिस की रडार से बाहर थे।
इसके बावजूद कि पूरे राज्य में उसके लिए रेड अलर्ट था, वो गुमनामी की धुंध में छुपा हुआ था। इन्वेस्टिगेशन टीम हताश हो गई थी। मामला पूरी तरह हाथ से निकलने की कगार पर था। क्या पुलिस इस सीरियल किलर को उसके अगले शिकार पर निकलने से पहले पकड़ने में कामयाब होगी, या अभी और लाशें बिछने वाली थी? सर, इलेक्ट्रिक मीटर बॉक्स भी घर के बाहर है और घर के अंदर कोई गैस पाइपलाइन भी नहीं है। गहलोत जी सही कह रहे हैं, एक्स ने अपनी मॉडस ऑपरेंडी बदल दी। प्रशांत, मुझे और कोई नई थियरीज और अनुमान नहीं सुन। नई टीम को केस क्रैक करने की जिम्मेदारी दी गई है। तुम बस उन्हें फाइल हैंड ओवर करो। सर, मैं आपको आश्वासन देता हूं, अब और हत्याएं नहीं होंगी। मैं किलर एक्स के बहुत करीब हूं। वो एक डिलीवरी मैन है, उसने अपने क्राइम करने का तरीका बदल दिया है, बस। हम भी तो यही कर रहे हैं प्रशांत, हम बस काम करने वाले बदल रहे हैं। सर, एक आखिरी मौका दे दीजिए, मैं जल्द से जल्द किलर एक्स को पकड़ लूंगा। सॉरी प्रशांत, अब ये मेरे हाथ में नहीं। सर प्लीज, आई एम सो सॉरी सर। सर ट्रस्ट मी प्लीज, लास्ट चांस। ओके प्रशांत, लास्ट 24 आवर्स। सर, मिथिला, जगन, डिलीवरी बॉयज, गहलोत जी सही कह रहे हैं। लेकिन सर शहर में तो बहुत सारे डिलीवरी बॉयज हैं। सर, इतने सारे ऐप्स हैं जो होम डिलीवरी करते हैं, कपड़े, खाना, चीजें। हम हर डिलीवरी सर्विस की बाल की खाल करेंगे। सारे बंदों को काम पर लगा दो, सारे खबरों को एक्टिव करो। लेकिन सर हमारे 5 विक्टिम्स के घर में तो कुछ भी डिलीवर नहीं हुआ था। चलो के 3 विक्टिम्स के घर तो वो डिलीवरी मैन बन के गए, नहीं तो डिलीवर कैसे होगा? बची लास्ट की 2, काव्या सिंह और निशा। इन दोनों के हस्बैंड से बात करो, कुछ ना कुछ डिलीवर जरूर हुआ होगा। क्विक। सर, मैं बात करती हूं। सर, मैं गाजियाबाद के सभी एपॉइंटर से कांटेक्ट करता हूं। जगन, सिर्फ 24 घंटे हमारे पास। आर्या पार। सर। हाँ गहलोत जी। तुम्हें अपनी खोज का दायरा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। कुछ मिला है आपको? हर बार किलर एक्स क्राइम सीन से कुछ ना कुछ लेके जाता है, मगर माधुरी चौहान के केस में कुछ छोड़ के गया है। क्या? अब बॉल पेन। फॉरेंसिक से तुरंत इस पेन को मंगवा लो, मुझे वो पेन चाहिए। अगर माधुरी चौहान के पति ने इस पेन को पहचानने से इनकार कर दिया तो मान लो हमें हमारा किलर मिल गया। रजनीश, ये तुम्हारे घर का पेन है? नहीं, ये हमारा पेन नहीं है। रजनीश, उस दिन तुम्हारे घर में कुछ डिलीवर होने वाला था क्या? रजनीश देखो, ये पेन उस कातिल का हो सकता है जिसने तुम्हारी पत्नी माधुरी का कत्ल किया। अच्छे से जी, मुझे यकीन है कि तुम्हारी पत्नी उस दिन घर पर अकेली थी और शायद तुम्हें उस हत्यारे के बारे में जानकारी भी थी। माधुरी स्ट्रॉन्ग थी, वैसे मामलों में सतर्क रहने वालों में से थी। वो किसी के लिए भी दरवाज़ा नहीं खोलती या फिर किसी भी अजनबी से बातचीत नहीं करती थी। माधुरी को ये तो पता होगा कि हत्यारा मीटर रीडिंग के बहाने घर में आता है, लेकिन ये पता नहीं होगा कि वो एक डिलीवरी मैन के रूप में भी आ सकता है। इसलिए माधुरी ने उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया होगा और उसने माधुरी से पानी या कोई ऐसी चीज़ मांगी होगी। अच्छा रजनीश, उस दिन तुम्हारे घर कुछ डिलीवर होने वाला था, तुमने कुछ ऑर्डर किया हो ऑनलाइन या ऐसे? मैडम, मुझे रजनीश चौहान जी का पैन कार्ड लगेगा वेरिफिकेशन के लिए। फोटोकॉपी भी चलेगी। ओके, आप यहीं रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। हाँ सर, क्रेडिट कार्ड। मर्डर से 2 दिन पहले मैसेज आया था मुझे बैंक से कि मेरा नया क्रेडिट कार्ड डिस्पैच हुआ है। कौन सा बैंक? आरडीएल बैंक। मैंने 2nd वीक ऑफ जून में कार्ड के लिए अप्लाई किया था। मैडम, मुझे रजनीश चौहान जी का पैन कार्ड लगेगा वेरिफिकेशन के लिए। ये रहा सर 20 जून का मैसेज। डियर कस्टमर, आपका आरडीएल बैंक क्रेडिट कार्ड हाई एक्सप्रेस कुरियर कंपनी से 20 जून को डिस्पैच कर दिया गया है, जो कि आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर पहुंच जाएगा विद AWV नंबर 50921638। हाई एक्सप्रेस कुरियर 20 जून को डिस्पैच हुआ है, मतलब 22 जून तक डिलीवर हो जाना चाहिए। यस, 22 जून को ही माधुरी का मर्डर हुआ। क्या अब इस केस पर पुलिस अपनी जंजीर जकड़ पाएगी? क्या ये एक लीड आखिरकार पुलिस को उस साइको सीरियल किलर एक्स के दरवाजे तक पहुंचाने वाली थी? सर बस 2 मिनट, हमारा स्टाफ चेक कर रहा है। सर आरडीएल बैंक के कुरियर पार्टनर्स हम ही हैं। दिल्ली में ब्रांच है कोई आपकी? जी सर। सर दिल्ली के रसिक विहार इलाके में बीके कमर्शियल सेंटर में हमारा एक ब्रांच है। रसिक विहार? जी सर, वहाँ पे तो प्राजक्ता द्विवेदी का घर था।
और मयंक शर्मा भी उसी एरिया में रहता था। सर ये रहा रजनीश चौहान कुरियर। सर व्हाट? ये डिलीवर नहीं हुआ था? स्टेटस क्या है कुरियर का? नो सर, 22 जून को वापस आ गया था। कारण बताया गया घर बंद था और बाहर लॉक लगा था। पॉसिबल ही नहीं है। 22 जून को रजनीश चौहान की पत्नी माधुरी चौहान घर पर ही थी। उसी दिन कत्ल हुआ था उसका। ये उस सीरियल किलर का मामला है? जी। वैसे डिलीवरी बॉय कौन था? तबरेज खान। लगता है तू अपना पेन भूल गया। माधुरी चौहान के घर 22 जून को। मैडम ये रजनीश चौहान के नाम से बैंक से कुरियर आया है। मैडम एक गिलास पानी मिलेगा, बहुत प्यास लगी। 1 मिनट रुकिए, लेकर आते। मैडम एक गिलास पानी मिलेगा? रुको 2 मिनट लाती हूँ। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कोई मुझे बताएगा? मैडम ये हो क्या रहा है मेरे घर में? इतनी कुंडियाँ? ये कुंडियाँ मेरे शौहर ने लगवाई हैं। पर माजरा क्या है, आप मुझे बताएंगे? सर अंदर एक ट्रंक मिला है, लेकिन उस पर ताला लगा है। लेकिन मेरी बात तो सुनिए। आइए सर, ये देखिए। अरे आप लोग कुछ बताएंगे कि क्या हुआ है ये? चाबी कहाँ है इसकी? चाबी मेरे शौहर तबरेज के पास है, लेकिन बात क्या है, आप लोग मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहे हैं? बेटा आप 1 मिनट के लिए बाहर जाओ। मिश्रा जी। लेकिन आप लोग बताइए तो, मेरे शौहर ने किया क्या है? हमारे पास तुम्हारे शौहर के खिलाफ ठोस सबूत है कि जो शहर में औरतों के मर्डर और रेप हो रहे हैं ना, इसमें तुम्हारे पति का ही हाथ है। भैया ये चैन वाला हत्यारा। क्या? भूल भूल के थक गया मैं आपको साहब, कुछ नहीं किया मैं। और ये जो तबरेज है उस पर मुझे शक था। अगर तुझे शक था तो तूने खबरी गोविंद को बताया क्यों नहीं? सिर्फ शक था ना साहब कि वो सन की बेकार में उसकी जिंदगी बर्बाद करना नहीं चाहता था, जैसे आपने मेरी की। लीजिए चाबी। तू खुद खोलेगा? खोल। ये इस लिफाफे में क्या है? निकाल लिफाफा निकाल, खोल के दिखा क्या। निकाल। मैडम क्रेडिट कार्ड है, मिस प्राजक्ता द्विवेदी के नाम। हाँ नहीं। पहले कत्ल के वक्त तबरेज ने अपना हुलिया नहीं बदला था। वो कुरियर की डिलीवरी करने गया था। तब वो कुरियर कंपनी की दिल्ली ब्रांच में पोस्टेड था। जब दिल्ली का केस गरमाने लगा, मैंने गाजियाबाद पोस्टिंग ले ली। और तूने यहाँ श्रुति को अपना पैरा चुका। नाम मुझे पता नहीं था, पर वो चालाक निकली। जी? मीटर रीडिंग, गैस का मीटर रीडिंग लेना। जी? मीटर रीडिंग। जी? वो मैडम आपके घर का गैस मीटर रीडिंग लेना है। आइए। मीडिया में खबर आते ही तूने अपना तरीका बदल लिया। हाँ, वैसे भी एक ही तरीके से बोरियत होने लग जाती है, इसलिए मुझे लगा कि तरीकों में बदलाव होना चाहिए। लता और विमला, इन दोनों को भी एक ही दिन में मारा ना? कैसे? वो मैंने उन्हें कई बार देखा था पहले, अकेली ही रहती थी घर पर। उन दोनों के घर में भी तो कोई कोरियर डिलीवर करने गया था? नहीं, पर वो मोहल्ला मेरे अंडर था। तो तूने उन दोनों को एक ही दिन में मारने का प्लान बनाया? हाँ। दोनों एक ही दिन क्यों? वो मैं बोल।
मेरा दिल नहीं भरा था, मुझे और चाहिए था। तूने ये सब मरी हुई औरतों के साथ किया है? तुझे पता है ये दरिंदगी है? हमें ट्रंक से सब कुछ मिला है, सारा चोरी किया हुआ सामान, विग, चश्मा, चेन, सब कुछ। और फिर तबरेज ने खुद भी कबूल किया है। हम उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं। उन औरतों को मारने के बाद तुझे ये सब करने में अच्छा लगता था? तो ये सब इसलिए कर रहा था कि तेरी बीवी और तेरे बीच में कोई संबंध नहीं था। तेरी बीवी मना करती थी। आज नहीं, समझा करो, आज नहीं। अरे क्या हुआ, थोड़ी देर के लिए ना, समझा करो। मन कर रहा है ना मेरा। तुम्हारे मन के चक्कर में मेरी हालत खराब हो गई। डॉक्टर ने दूरी बनाए रखने के लिए कहा। पता कितना दर्द होता है मुझे, कितना जख्म हुआ है। डॉक्टर ने बोला है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। परेशान होने लगा था मैं, हर बार मना कर देती। तो सिर्फ इसीलिए तूने उन औरतों को मार दिया और उनके साथ संभोग किया? वो औरतें मना नहीं करती। अबे लाशें कैसे मना करेंगी? मैं किसी वेश्या के पास नहीं जाना चाहता था। मैंने सोचा था इस बारे में, लेकिन तुझे डर था कि तुझे कोई रोग हो जाएगा। ये सारी चीजें क्यों चुराई? मैं चोर नहीं हूं, बस ये चीजें मुझे पसंद आई थी। तुझे लगता है ये सारी चीजें मेडल हैं तेरे कारनामों? पता नहीं। ये कहां से चुराई? याद नहीं। इन सारे सीरियल हमलों की एकमात्र सर्वाइवर श्रुति कश्यप ने तबरेज को पहचान लिया। तबरेज खान के नेक्रोफीलिया को समझने के लिए मनोवैज्ञानिकों की एक पूरी टीम ने उसकी गहरी स्टडी की। तबरेज बिल्कुल नॉर्मल है बाकी सब मामलों। फिर भी देखो सोच में कितनी गंदगी भरी है उसकी। पता है साइकेट्रिस्ट के सामने वो एक ही बात बार बार दोहराता रहा, जो उसने हमें इंटरोगेशन के टाइम पे नहीं बताई, कि उसे विक्टिम्स की चुप्पी में ज्यादा संतुष्टि मिलती। गहलोत जी, दरिंदगी है ये, विकृत सोच और कुछ नहीं है। बिल्कुल। दूसरी ओर उसने अपने ही घर में 4-5 कड़ियां लगा रखी थी अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। तबरेज खान पर आईपीसी की धारा 302 के तहत कत्ल, आईपीसी की धारा 307 के तहत अटेम्प्टेड मर्डर और आईपीसी की धारा 376 के तहत रेप के चार्जेस लगाए गए। तबरेज के परिवार, रिश्तेदारों, पड़ोसियों और उसके साथ काम करने वाले लोगों से बात करके ये तो पता चला कि तबरेज अपने आप में ही रहना पसंद करता था, ज्यादा किसी से बात नहीं करता था। लेकिन इन लोगों में से कोई एक भी ये नहीं सोच सकता था कि तबरेज इतने लोगों की हत्या कर सकता है और उनकी लाशों के साथ ऐसी हरकत कर सकता है। इस अवस्था की जंजीर में जकड़ा तबरेज खान का यह केस एक एक्सट्रीम केस माना जा सकता है, जहां उसकी असफल शादीशुदा सेक्स लाइफ ने इस विकृति को और बढ़ावा दिया होगा। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी कल रात 11 बजे एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। मेघा गुलेरिया के कदम खामोशी में लिपटे हुए थे। खामोशी में लिपटा हुआ था उसके दिल में छुपा हुआ दर्द। खामोश, बिना एक आवाज किए, खामोशी से ही एक फैसला लिए मेघा उस रात अपने ससुराल से निकल गई। और अपने 4 साल के बेटे जगत को पीछे छोड़ गई थी। उसने जाते जाते एक आखिरी बार अपनी ननद कंचन गुलेरिया, ससुर रणछोड़ गुलेरिया और सास पार्वती गुलेरिया को देखा। और फिर बाहर निकल गई, अपने घर से दूर, अपने अंदर के समेटे हुए दर्द से दूर।
लेकिन उस रात उसका उठाया ये एक कदम आगे कई जिंदगियां तबाह करने वाला था। मेघा गुलेरिया ने ये कदम क्यों उठाया था? वो आखिर कैसी जिंदगी जी रही थी? उसके साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उसने अपनी ही जान लेने के बारे में सोचा? क्या उस रात मेघा गुलेरिया ने आत्महत्या करने के अपने फैसले को अंजाम दे दिया था? इस रात से पहले दिन के उजाले में आखिर मेघा गुलेरिया के साथ ऐसा क्या हुआ था कि वो इस तरह का कठोर कदम उठाने जा रही थी? जगत, जगत रुक, दूध पी ले बेटा। क्या कर रहा है बेटा? बहुत सारा काम है, ऐसा मत कर। छोड़ ये सब छोड़। नहीं, पहले दूध पी ले, बहुत काम है। दूध पी ले, बहुत सारा काम है, पी ले बेटा। नहीं बेटा, आई मासा। कितनी देर हो गई? ले, मैंने सब्जी काट दी है। ये सब काम तुझे करना चाहिए ना। जा जल्दी से खाना बना और भजन के बापू को खेत में दे आ। देर हो गई बाबूजी। चल आगे से जल्दी आना। सुन, रुक जरा। अरे कुछ खाकर जा। हाँ बेट। बाबूजी वो घर पे बहुत काम है, मैं घर पे खा लूंगी। कैसी है मेघा? मैं ठीक हूँ जेठ जी। बापू कह रहे हैं बैठने के लिए तो बैठना। नहीं वो घर पे काम है, मुझे निकलना होगा। जगत पूछ रहा था बापू दिल्ली कब बुलाएंगे और कितना वक्त लगेगा? हम दोनों को यहाँ पे नहीं रहना है। बस थोड़े दिन रुक जा मेघा, 2 पैसे इकट्ठा कर लेने दे, उसके बाद मैं तुझे और जगत को बुला लूंगा अपने पास। तुझे तो पता है मैं खुद तेरे भाई और उसकी पत्नी के साथ रहता हूँ। बहुत छोटा सा कमरा है। वहाँ अपना कमरा कब तक हो जाएगा? थोड़ा टाइम तो लगेगा, आसान नहीं है। यहाँ किराए पे कमरा लेने के लिए बहुत सारा पैसा जमा करना पड़ता है। हमारी बहुत याद आती है। मैं कौन सा सुकून से हूँ तुम दोनों के बिना यहाँ। मेरी तो आंखें तरस गई तुम दोनों को देखे हुए। तो ले चलो ना हमें यहाँ से। मेघा, कोई तकलीफ है वहाँ? हे मेघा, बोलना क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। तेरी आवाज से लग रहा है तू कुछ छुपा रही है। मुझे तकलीफ है पर बता नहीं रही। नहीं, कोई परेशानी नहीं है। जगत। दादा ये देखो, ये ड्राइंग मैंने बनाई है। कितना सुंदर है ना मेघा? मेघा, कितना सुंदर मोर बनाया इसने। जी बाबूजी। रोज रोज क्या जरूरत है बापू के यहाँ जाके आने की? मेरे माँ बापू का घर है, वो हालचाल पूछने के लिए तो जाऊंगा ना। इसी बहाने मेघा के बड़े हालचाल पूछे जा रहे हैं। मेरे छोटे भाई की बीवी है, वो अकेली है बेचारी। दिल्ली जाते वक्त भजन कहकर गया था सबका ख्याल रखना। तू भी जाया कर रोज, नहीं तो 2-4 दिन में एक बार खोज खबर ले आया कर। बापू ये देखो, जोधपुर में सर्कस लगा है, हम भी चलेंगे ना? हाँ, और जगत को भी साथ ले जाएंगे। जगत को ही साथ ले जाना, मेघा को नहीं। क्या अनाप शनाप बात कर रही है तू लता? तू आज इतनी चुप क्यों है मेघा? तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या बोलूं माँ, बोलने को कुछ है ही नहीं। माँ हूं मैं तेरी, फोन पर भी तेरी आवाज से पहचान सकती हूँ। कुछ हुआ है क्या वहाँ? क्या हुआ है बेटा? तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? ससुराल वाले परेशान कर रहे हैं क्या? वो पार्वती बहन और रणछोड़ भाई साहब ने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं बोल दिया तुझे? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। साफ साफ बता बेटा, दहेज मांग रहे हैं क्या वो लोग? मैं तेरी माँ भी हूं और तेरा बापू भी हूं। बता मुझे, दहेज मांग रहे हैं क्या वो लोग?
रसोई में होगी, देखना। नहीं मिल रहा है। जाके दादी से पूछ जा। दादी, माँ कहाँ है? अरे कहाँ होगी? होगी यहीं कहीं। मैंने सब जगह ढूंढा, नहीं मिल रही। बाहर जाके देख जा। मैंने उधर भी देखा, नहीं मिल रही। मैं जब उठा तब कमरे में भी नहीं थी। भाभी, भाभी, भाभी आप यहाँ हो क्या? भाभी, ए धनीराम, हमारी बहू मेघा को देखा क्या? नहीं रणछोड़ भाई साहब, हमने तो नहीं देखा। नहीं बापू, यहाँ तो नहीं आई। बापूजी वहीं कहीं होगी, यहाँ क्यों आएगी? सुबह उठे तो दरवाजा खुला हुआ था, सब जगह देखा, घर में, आंगन में, अगल बगल में, कहीं नहीं मिली। से किसे चली गई? तू मुझे क्या देख रही है? मुझे कैसे पता होगा वो कहाँ गई है? एक काम करते हैं, चल चलकर उसको ढूंढते हैं। बावली हो गई। काका, क्या हुआ रे? दिखी क्या मेघा? वो आपके खेत पर आग लगा ली खुद को। क्या क्या कह रहा तू? मिट्टी का तेल डालकर पूरी तरह से चल गई वो। ये कैसे हो गया रणछोड़ भाई साहब? पता नहीं भाई साहब ये कैसे हो गया। सुबह जब हम सोकर उठे तो ये मेघा घर पर नहीं थी, दरवाजा खुला हुआ था, बस तभी से ढूंढ रहे थे। ये मेघा ने खुद नहीं जलाया होगा, किसी ने। मेघा ऐसा क्यों करेगी बापू? ये तेल का डब्बा हमारे ही रसोई का है, स्टोव के लिए इस्तेमाल होता है। आत्महत्या क्यों की तुम्हारी बहू ने? पता नहीं साहब, इसने ऐसा क्यों किया, हम तो इसे सुबह से ढूंढ रहे थे। मुझे भी कुछ नहीं पता साहब। मैं इसका जेठ हूँ, पर मैं मेरे बीवी और बच्चे के साथ अलग घर में रहता हूँ। वो रात में तेल का डब्बा लेकर घर से निकल गई और किसी को कुछ पता ही नहीं चला? कोई आवाज नहीं हुई क्या? कोई आवाज नहीं सुनी, मेरी बेटी ने कोई आवाज नहीं सुनी, इसकी सास ने कोई आवाज नहीं सुनी, इसका बेटा वो तो इसके पास ही सोता है साहब, उसने भी कोई आवाज नहीं सुनी। क्या हुआ बुआ? पता नहीं जगत, लेकिन सब ऐसा क्यों बोले कि माँ मर गई? समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्या हुआ जो उसने आत्महत्या कर। कल रात को कोई झगड़ा हुआ था क्या? नहीं रे लता, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और झगड़ा होता तो आवाज सुनाई दी थी। सोने से पहले भी कुछ भी नहीं बताया मेघा ने। ये आप क्या बोल रहे हैं भैया? ऐसा कैसे हो सकता है? मेघा आत्महत्या? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा भजन। तेरी तो रोज बात होती थी ना उसके साथ, तू फोन करता था उसने तुझे कुछ कहा था? आप क्या पूछ रहे हैं भैया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ किसी को अंदाजा नहीं है भजन, मेघा ने अपने आप को आग क्यों लगाई है। अभी जैसलमेर में उसकी माँ तक बात पहुंचाई है, पुलिस कह रहे लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाना पड़ेगा, सबको थाने बुलाया है। भजन तू भी जल्दी बाड़मेर आ जा। भैया मेरे जीजा जी को देखा क्या? हाँ भजन जी, जीजा जी आपसे कुछ कहा था क्या उसने? मेघा के परिवार के साथ उसका भाई गुंजन भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा था कि आखिर मेघा ने आत्महत्या क्यों की। मेघा की खबर मिलते ही उसकी मां गायत्री चौहान तुरंत जैसलमेर से बाड़मेर ही ले निकली, जहां मेघा की लाश का पोस्टमार्टम किया जा रहा था। मेघा गुलेरिया ने आत्महत्या क्यों की थी, इस सवाल के साथ एक और अहम सवाल खड़ा हो गया था कि क्या मेघा ने वाकई आत्महत्या की थी? मेघा गुलेरिया ने आखिर आत्महत्या क्यों की थी? उसने एक कठोर कदम क्यों उठाया? या फिर ये एक हत्या थी जिसे किसी ने बखूबी आत्महत्या का रंग देने की कोशिश की? मर्डर है या नहीं, यह एनालाइज करना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर विक्टिम की मां का कहना है पीड़ी सुसाइड नहीं कर सकती। डेड बॉडी पूरी तरह से जल चुकी है। ऐसे में जलने से पहले अगर स्ट्रगल हुआ भी होगा तो उसका कोई निशान ढूंढ पाना अब पॉसिबल नहीं। डेड बॉडी को देखकर मैं इतना कह सकता हूं कि कोई हथियार का इस्तेमाल नहीं किया गया है।
और अगर गला दबा करके भी मारा गया हो तो भी अब पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि गले के आसपास का सारा मांस जल चुका है। तो आप कंफर्म कर रहे हैं कि ये सुसाइड ही है? नहीं, कंफर्म नहीं कर रहा हूं, लेकिन डेड बॉडी को देखकर लगता है कि ये सुसाइड है। मेरी बेटी को मारा गया है, मेघा आत्महत्या नहीं कर सकती। उसके सास ससुर और वो जेठ, उसका भूपेन, उन्होंने उसे मार डाला और मिलकर ये सब नाटक रचा रहे हैं। गायत्री जी, हम रिपोर्ट लिख रहे हैं और सबसे सवाल किए जाएंगे। क्या मेघा के ससुराल वाले उसे दहेज के लिए परेशान करते थे? मेरी बच्ची भीतर ही भीतर सारे दुख दर्द दबा कर बैठी थी, कुछ बोलती नहीं थी, पर उसकी खामोशी में महसूस कर पाई और समझ गई थी कि उसे उसके ससुराल वाले परेशान कर रहे थे। दहेज वहेज की कोई बात नहीं है साहब। मेघा से कभी हमने एक हेला तक नहीं मांगा। उससे ब्याह करके आई, हमने कभी भी कुछ भी नहीं मांगा। पता नहीं ये दहेज की बात कहाँ से आई। आप लोगों ने कुछ नहीं किया तो ऐसे ही बिना वजह आपकी बहू घनी रात में अपना बच्चा छोड़कर घर से मिट्टी का तेल लेकर निकल गई, खुद को जला। साहब, हमने उससे कभी कुछ नहीं मांगा, अब उसने ऐसा क्यों किया हमें नहीं पता। अगर दहेज नहीं मांगा तो क्यों जला लिया उसने खुद, या फिर मारा गया उसे? मेघा की माँ ने कंचन माँ और बापू का नाम लिया भजन, बोल रही है ये सब दहेज मांग रहे हैं। तुझे सामने आकर बोलना पड़ेगा भजन, तू बता क्या माँ और बापू मेघा से दहेज मांगेंगे? आप बताइए, अगर कुछ हुआ नहीं तो मेघा ने ऐसा क्यों किया? उसने हमें बिना बताए कदम उठाया भजन, तू बोल, तुझसे कुछ कहा था उसने? मेघा, कोई तकलीफ है वहाँ? तेरी आवाज से लग रहा है तू कुछ छुपा रही है। कोई परेशानी नहीं है, सब ठीक है, बस हमें जल्दी वहां पे बुला लो। हेलो मेघा, कमरा देख लिया किराए पर? अगले महीने में ले रहा हूँ, 2 हफ्ते में गांव आ रहा हूँ तुझे और जगत को लेने। ए मेघा, अब तो खुश है ना? अब यहीं पे रहेंगे साथ में दिल्ली में, और जगत के लिए अच्छा स्कूल भी देख लिया है। मेघा, कुछ बोलना। हाँ। मेघा, क्या हुआ? हफ्ते भर से देख रहा हूँ तेरी आवाज कुछ अजीब सी लग रही है मुझे, कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। बापू, बापू। नाथुराम जी, हमने अपनी बहू से कभी कुछ नहीं मांगा, एक धेला तक नहीं लिया उससे। अगर हमने उससे कुछ लिया होता तो आपको पता चलता। हाँ, ब्याह के पहले एक साइकिल उन्होंने जरूर दी थी, लेकिन अब मेघा की माँ हम पर दहेज उत्पीड़न का केस लगा रही है। नाथुराम जी, आप इंस्पेक्टर साहब को अच्छी तरह जानते हैं, आप ही समझाइए उन्हें, ये दहेज वाली बात बिल्कुल गलत है। छोरी मरी है उनकी, आत्महत्या की है उसने। अरे तो हमको थोड़ी पता कि उसने अपनी जान क्यों ली। क्यों ली, कैसे ली, इसका जवाब तो आप ही लोग देंगे ना। भजन और उसके बीच में कोई गड़बड़ तो नहीं थी? इसका जवाब तो आप लोगों को देना होगा कि अचानक यूं ही मिट्टी का तेल लेकर के आपकी बहू खेत में यूं ही शौकिया तो अपने आप को आग नहीं लगा लेगी ना। हमारे घर में उसकी किसी से कोई बातचीत नहीं, अगर हुई होती तो हमको पता चलता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो हम लोग उसे कम से कम उसे समझाने की कोशिश तो करते हैं। देखो भाई, हम पंचायत के मुखिया भले ही हों, पर ये दहेज के दबाव में आत्महत्या का मामला है, तो हम पुलिस पे जोर दे ही नहीं पाएंगे। और जब मेघा की माँ कह रही है कि आप लोगों ने दहेज मांगा है, तो किसी के परिवार के अंदर की बात में हम दखल कैसे दे सकते? पता चला मेघा ने सुसाइड क्यों किया था? वो बात तो पता नहीं, लेकिन एक बात पक्का है कि इस गुलेरिया खानदान में कुछ तो बातें हैं जो अंदर ही अंदर पकड़ी। मतलब साहब, भजन काफी टाइम से शहर से बाहर काम करता था, ऐसे में उसकी जवान बीवी घर पे अकेली रहती थी। शायद उस पर कई लोगों का नजर रहा, गाँव वालों की, और साथ में शायद घर वालों के।
भजन के गैर मौजूदगी में मेघा का जेठ भूपेन ही उसको उसकी माँ के गांव ले जाया करता था। और तो और साहब, भूपेन अपने बेटे राकेश के साथ जगत को भी मेला दिखाने ले जाया करता था। साथ में मेघा भी होती थी। देख सोनू, साफ साफ बता तेरा इशारा किस तरफ है? घर के अंदर ही कुछ चल रहा था? ये भूपेन ने कुछ किया? साहब वही तो बात है, कोई भी साफ साफ कुछ नहीं जानता। यहाँ तक कि भजन को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं तो कहता हूँ साहब, इन सब को उठा के धुलाई कीजिए, सब के सब सच बता देंगे। मेघा गुलेरिया के ससुर रणछोड़ गुलेरिया, सास पार्वती गुलेरिया और ननद कंचन गुलेरिया पर दहेज मांगने और उसे आत्महत्या करने के लिए उकसाने की धाराएं लगाई गई। आप अच्छी तरह जानते हो जीजा जी कि आपके परिवार वालों ने मेरी बहन को मजबूर किया कि वो खुद की जान ले ले। पिछले 1 महीने से मुझे लग रहा था कि कोई बात है जो जिसकी वजह से वो बहुत दुखी है, और वो खुलकर बता नहीं पा रही है। आपकी मर्जी है जीजा जी, आपको अपने परिवार वालों का साथ देना तो आप दो, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। हम लोगों ने अपनी मेघा खोई है और उसके गुनाहगारों को हम छोड़ेंगे नहीं। लोगों ने हत्या की है दामाद जी, और आप उन हत्यारों का साथ दे रहे हैं। अपनी पत्नी, मेरी बेटी मेघा के साथ अन्याय कर रहे हैं आप। आत्महत्या क्यों की उसने, ये बताओ भजन। फोन पे चुप्पी साध के बैठी थी, कुछ बता नहीं रही। ये सब कविताएं मत सुनाओ। मैं सच कह रहा हूं साहब, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने कई बार पूछा मेघा से कि क्या बात है मेघा बता, लेकिन उसकी खामोशी नहीं टूटी। लेकिन उससे बात करते वक्त मुझे एहसास होता था कि वो तकलीफ में तो थी। उसकी माँ ने अपने बयान में कहा है कि उसे पता चल गया था कि उसकी ससुराल में दहेज मांगा जा रहा है। तुमने कितने मांगे थे भजन? कोई दहेज नहीं मांगा साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं तो मेघा से प्यार करता था, और बहुत प्यार। मैं उसे दिल्ली भी ले जाने वाला था, कमरा भी देख लिया था। मैंने उसको बोला था मैं 2 हफ्ते में आऊंगा उससे लेने, लेकिन देखो, 1 महीने से मेघा गुलेरिया अपने पति भजन गुलेरिया से फोन पे बात करते वक्त तकलीफ में थी। भजन गुलेरिया ने यह बयान दिया है, उसे सब पता था। लेकिन भजन गुलेरिया एक बार भी दिल्ली से वापस अपने गांव आकर अपनी पत्नी के आमने सामने बैठकर ये नहीं पूछता कि उसकी तकलीफ क्या है। मेघा के पति भजन को यह कभी समझ में नहीं आया कि आखिर उसकी पत्नी ने उसे अपनी तकलीफ के बारे में क्यों नहीं बताया। मेघा के ससुर, सास और उसकी ननद पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा था, लेकिन वो शुरू से ही इस बात को मना करते आ रहे थे कि उन्होंने कभी भी मेघा से दहेज की मांग की। उनके बयान दर्ज किए गए जिसमें उन्होंने मेघा को आत्महत्या के लिए उकसाने के इल्जाम से साफ इनकार किया। वो इस अपराध को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं। मेघा किसी बात को लेकर परेशान थी, लेकिन किस बात को लेकर परेशान थी ये बता पाना मुश्किल है। मतलब दहेज के अलावा भी कुछ और था? अबे मैं कैसे बताऊं साहब। हाँ, लेकिन मैंने कई बार उसको रास्ते में देखा था, जब वो अपने ससुर के लिए खाना लेकर आती जाती थी, तब उसका चेहरा कुछ उखड़ा उखड़ा सा रहता। अच्छा, ये भजन का बड़ा भाई भूपेन, ये अपने परिवार से अलग क्यों रहता है? कहानी क्या है? ये उनके परिवार का निजी मामला। आप नाथूराम जी से पूछिए ना। दोनों भाइयों में फैसला हुआ कि छोटा भाई शहर में कमा रहा है, इस वजह से बड़ा भाई भूपेन यहाँ खेती बाड़ी का पूरा काम देखेगा और खेती से होने वाली आमदनी का ज्यादा हिस्सा वो लेगा। और उसने अपना घर भी बनवाया और परिवार के साथ रहने उसमें चला गया। नाथुराम जी, क्या सच में ये मामला सिर्फ दहेज का है? अब केस तो इसी का बना है, तो हमें लगा यही होगा। आपको कुछ और लगता है क्या? केस तो यही बना है, पर सबसे पूछताछ करने के बाद एक बात खटक रही है। क्या दहेज के अलावा कोई और बात हो सकती है? क्योंकि मेघा ने ना तो अपने पति को कुछ बताया और ना ही अपनी माँ से कुछ साफ साफ कह रही थी। और दहेज की बात पर मेघा की माँ कह रही हैं कि उन्हें आवाज़ तब हुआ जब मेघा ने उन्हें फ़ोन पर सिर्फ हाँ कहा। क्या चल रहा है वहाँ मेघा? सिर्फ दहेज की बात है क्या? हाँ। देख बेटा, तू चिंता मत कर, मैं कल ही पार्वती बहन से बात करती हूँ। नहीं माँ, ऐसा मत कर, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे ससुराल में कोई बात मत कर। क्यों ना करूँ? हमारी हैसियत वो जानते हैं। हमने साफ साफ बता दिया था कि हमारे पास क्या है, और जो दे सकते थे वो दिया भी था। अब 5 साल बाद ऐसे कैसे वो दहेज की मांग कर सकते? माँ तू रहने दे, बात और बिगड़ जाएगी। क्यों बिगड़ जाएगी? कुछ और बात है क्या? क्या हो रहा है वहाँ?
कुछ बताएगी भी? कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है, तू रहने दे, सब ठीक है। नाथुराम जी, आपके गांव के घर में एक बहू परेशान थी और पूरे गांव को इसकी खबर भी थी, लेकिन वक्त रहते किसी ने भी कोई शिकायत दर्ज नहीं की। मेघा ने की क्या? मेघा की माँ को पता था, उसने की क्या? साहब, हम बहुत दुखी हैं कि गांव में बहू के साथ ऐसा कुछ है। भजन बहुत मेहनती है। ठीक है। अब विक्रम जी जी, आप भूपेन के साथ थोड़ी सख्ती कीजिए ना। क्यों? वो कुछ जानता है? इसीलिए तो कहा है सख्ती कीजिए। अलग रहता है लेकिन है तो एक ही परिवार का। आप सख्ती करेंगे तो शायद कुछ निकल के आ जाए। दहेज की मांग के अलावा क्या कोई और बात भी थी जिसकी वजह से मेघा गुलेरिया परेशान थी? और क्या यह बात कभी सामने आ पाएगी? क्या इस बात का ताल्लुक मेघा के जेठ भूपेंद्र गुलेरिया से था? माँ, भजन भैया ने भी हमारा साथ नहीं दिया। मेघा ने जैसे अपनी माँ को बताया, वैसे ही जगत को भी कुछ बता के गई है क्या? मुझे नहीं मालूम। मैंने जगत से बार बार पूछा पर वो कुछ कह नहीं रहा था। माँ वो तकलीफ में थी क्या बेटा? दादी और दादा ने माँ को बहुत परेशान किया था। बुआ माँ पे चिल्लाई थी क्या? तेरे को कुछ बोला था माँ ने? बड़े पापा ने माँ को कुछ कहा था क्या? माँ रो रही थी क्या? कई बार जब मेघा को अपने मैके जाना होता था, मैं खुद उसे यहाँ बाड़मेर से जैसलमेर छोड़ कर आता था। हम अलग रहते थे मगर घर के किसी भी परिवार के बीच किसी के लिए भी दिल में कोई दरार नहीं थी। मैं जैसे अपने बेटे राकेश को कहीं घुमाने ले जाता या मेले में लेके जाता था तो उसके साथ जगत को भी ले जाता था साहब। और क्या क्या करते थे आप? क्या मतलब है साहब आपका? जो भी पूछना है साफ साफ पूछिए साहब। एक तो आप लोगों ने मेरी माँ, बापू और बहन कंचन को अपनी हिरासत में रखा है दहेज के आरोप में। आप ही सोचिए साहब, अगर उन्होंने मेघा से दहेज मांगा होता तो मेघा इतनी बार अपने मैके जाती थी, कभी उसने अपनी माँ से क्यों नहीं कहा? फोन पर इतना बात करती थी। खास उसके लिए भजन ने घर पे फोन का कनेक्शन लगाया था। फोन पर किसी को बता दी मगर नहीं बताया। मैं नहीं जानता साहब आपको ये सब किसने बताया। अच्छी भली खुश थी मेघा हमारे घर में, सब उसका ख्याल रखते थे, जगत से भी सब लाड करते थे साहब। इतना ही प्यार था तो सुसाइड क्यों किया उसने? मैं नहीं जानता साहब, और ये भी नहीं जानता कि उसने आत्महत्या क्यों की। होगी उसकी कोई तकलीफ जो किसी को बताना नहीं चाहती, मगर अब हम क्या करें साहब? मेरा पूरा परिवार जेल में सड़ रहा है, बेल नहीं हो पा रही है। अगर शादी के 7 साल में लड़की के साथ दहेज के लिए कुछ होता है तो आरोपी लंबे वक्त के लिए अंदर जाते हैं। मेघा की शादी को अभी 7 साल पूरे नहीं हुए। भूल जाओ, तुम्हारे माँ, बापू, बहन बाहर आई। मेघा ने पता नहीं क्या कह दिया उसे फोन पर, ऐसा केस बना दिया कि किसी को बेल नहीं मिल पा रही। ऊपर से तू ये बयान देकर आया कि मेघा तकलीफ में थी। मेघा तकलीफ में थी भैया। मेरे जब भी उससे बात होती थी तो मुझे एहसास होता था। मगर अब जब वो नहीं रही तो तुझे अपने परिवार के खिलाफ बोलने की क्या जरूरत थी? तो झूठ बोलता क्या? और सच बोलने से जो माँ, बापू और कंचन तकलीफ में आ गए उसका क्या? देख भजन, अब जब मेघा मर चुके हैं तो तुझे अपना मुंह बंद रखना चाहिए था। ये सच और झूठ एक तरफ है, मगर जब परिवार की बात आती है ना तो सिर्फ परिवार मायने रखता है और कुछ नहीं। और मेघा, वो हमारा परिवार नहीं थी क्या? बेवकूफों जैसी बात मत कर। तू तो पहले दिन से उस मेघा के प्यार में अंधा और बावला हो गया था, मगर अब वो मर चुकी है। अभी आंखें खोल। देख, मैं कुछ नहीं जानता, तू पुलिस में जो भी बयान दे के आया वो रहने दे, मगर अब तू अदालत में ऐसा कुछ नहीं बोलेगा कि मेघा ने तुझसे कहा था कि वो तकलीफ में थी। तेरी बीवी अब मर चुकी है, मगर माँ, बापू और कंचन अभी भी है। अगर उन्हें कुछ भी हुआ ना तो उसका जिम्मेदार तू होगा।
खुश रहो। सुनो सुनो, एक पति का अपनी पत्नी के लिए प्रेम उसके अपने परिवार के प्रति निष्ठा के बीच दीवार बनकर खड़ा होने जा रहा था। इंसाफ का तराजू किसी भी तरफ झुके, पर फैसला भजन गुलेरिया के दिल को चीर कर रख देने वाला था। योर ऑनर, यहां पर हर कोई एक ही बात बोल रहा है। मेघा परेशान थी, तकलीफ में थी। मेघा गुलेरिया से गुलेरिया परिवार वाले दहेज की मांग कर रहे थे और दहेज के लिए उसे टॉर्चर कर रहे थे, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या की। लेकिन योर ऑनर, इस बात को साबित करने के लिए किसी भी तरह का सबूत अब तक पेश नहीं किया गया। योर ऑनर, केरोसिन कैन जो गुलेरिया परिवार के किचन से है। गुलेरिया परिवार के घर का दरवाजा खुला पाया गया 8 सितंबर की सुबह। मेघा गुलेरिया कहीं भी किसी को भी नहीं मिली, ढूंढने पर भी नहीं, और खेतों में मिली, वो भी जली हुई हालत में। योर ऑनर, एक 23 साल की औरत जिसने अपनी मां से साफ साफ कहा था, उसकी मां यानी कि गायत्री जी ने अपने स्टेटमेंट में मेघा गुलेरिया के ससुराल द्वारा मेघा से दहेज की मांग की थी, और यही बात उसने कोर्ट में भी कही थी। लेकिन सबूत कहां है योर ऑनर? मेघा ने अपनी मां के साथ फोन पर बातचीत की, यह सबूत नहीं हो सकता। पर उसने सुसाइड किया है, ये बात तो सामने है पुरोहित। क्या इस सुसाइड की कोई और वजह थी? वजह हो सकती है, कोई मतभेद हो सकता है, कोई दबाव हो सकता है, किसी किस्म का संघर्ष हो सकता है, या फिर यह भी हो सकता है कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक ना हो। कुछ भी हो सकता है योर ऑनर, क्योंकि आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं है। योर ऑनर, मृतक महिला को ऐसी किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी की शिकायत नहीं थी। डिफेंस लॉयर अपने बचाव में गैर जरूरी बातें कर रहे हैं, जबकि हकीकत तो यह है कि मेघा गुलेरिया तकलीफ में थी, और इस बात का जिक्र सिर्फ उसने अपनी मां से नहीं, फोन पर बात करते हुए कई बार अपने पति से भी किया था। आपने अपने स्टेटमेंट में बताया है कि मेघा गुलेरिया के साथ तकरीबन 7 से 10 मरतबा आपकी फोन पर बात हुई थी, और इस दौरान आपने महसूस किया था कि वो किसी परेशानी में है। अगर आपने ये महसूस किया था कि मेघा किसी परेशानी में थी, तो अदालत को बताइए जरा, वो परेशानी, वो तकलीफ क्या थी? मेरे ख्याल से गवाह को बात करने दी जाए तो अच्छा हो। ये बात सच है कि मैं अपनी पत्नी मेघा से कई बार फोन पे बात किया करता था, और उससे बात करते वक्त मुझे कई बार लगा कि वो तकलीफ में थी। आपने ये बात इसलिए बताई क्योंकि आपको ऐसा लगा था, या मेघा ने आपको बताया था? मैंने उससे कई बार पूछा, लेकिन उसने कभी नहीं कहा कि माँ, बापू या कंचन ने दहेज की कोई बात की उससे। तो क्या आप कोर्ट को ये बता सकते हैं कि मेघा किस तरह की तकलीफ में थी, या फिर कोई और वजह थी? अरे भाई, आप तो यहीं थे ना गांव में। मेरे शहर जाने के बाद ऐसा क्या हुआ कि मेघा ने... जो हुआ उसे भूल जा, अब कुछ नहीं हो सकता। बेहतर यही है कि तू अपने आप को संभाल। जगत की जिम्मेदारी है तेरे पे। अरे भाई, मेघा ने आत्महत्या कर ली, और पुलिस वाले मेरे घर वालों को जिम्मेदार ठहरा रहे। ऐसे में सच क्या है, झूठ क्या है, जाने बगैर सोचना कैसे छोड़ दूं? आप ही बता दो। मेरे पीठ पीछे मेरे घर वालों ने मेघा के साथ कुछ किया था क्या? मुझे लगता है शायद मेघा तेरे घर में खुश नहीं थी। कोई तो बात थी जो उसे खाए जा रही थी। कौन सी बात थी अरे भाई? क्या बात थी? मेघा ने कभी आपको बताया या आपने देखा हो? वो शायद शायद क्या? अरे भाई, शायद क्या? शायद उसे तेरे घर वालों की कोई बात बुरी लगी थी। अब किसने क्या किया मुझे ये तो नहीं पता। हाँ, लेकिन वो जल्द से जल्द तेरे पास शहर में आना चाहती थी। उर्मिला काकी, मेघा ने कभी आपसे कोई बात की थी? बात तो अक्सर हो जाती थी भजन,
लेकिन उसने कभी कुछ बताया नहीं मुझे। हाँ, उदास उदास सी रहती थी मेघा, लेकिन मैंने भी कभी कुछ पूछा नहीं। और अब जो तेरे घर वालों पे आरोप लगा है, कभी सोचा नहीं था कि तेरे माँ बापू कंचन मेघा के साथ घर के अंदर ऐसे व्यवहार करते होंगे। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। मेघा ऐसा कुछ करने से पहले एक बार मुझसे बात क्यों नहीं की? लेकिन अब जो दहेज की बात सामने आई है, शायद 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 क्या काकी? भजन, तू अपने घर वालों के साथ चला जा। देख, मेघा तो चली गई, अब वो वापस नहीं आएगी। मैं नहीं जानता कि मेघा ने आत्महत्या क्यों की। योर ऑनर, भजन और गायत्री की गवाही में पिछले महीने भर में मेघा के साथ फोन पर जो बातचीत हुई, उसमें एक ही बात बोली जा रही कि मेघा परेशान थी। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस तरफ साफ इशारा कर रही है कि यह आत्महत्या है, क्योंकि बॉडी पर किसी भी तरह के घाव, अन्य कोई भी निशान नहीं पाए गए। योर ऑनर, सबसे पहली बात, पीड़ित की लाश बहुत ही बुरी तरह से जली हुई हालत में पाई गई है। अगर ये हत्या है, ऐसा साबित करने के लिए कोई सबूत ही नहीं है। इसीलिए तो कहा कि अगर ये हत्या है तो लाश इतनी बुरी तरह से जली हुई हालत में मिली है कि किसी भी प्रकार की कोई चोट या कोई निशान इसका पता लग पाना बहुत ही मुश्किल था। योर ऑनर, इस पूरे मामले में दो बातें बहुत अहम है जो अभी तक साबित ही नहीं हुई है। पहली बात, आईपीसी सेक्शन 498A इस पूरे मामले में दहेज के मांगे जाने का कोई भी सबूत नहीं है। दूसरी बात, आत्महत्या के लिए उकसाने की। इन दोनों बातों को प्रूव करने के लिए कोई भी सबूत अभी तक पेश नहीं किया गया। ये कोई असामान्य बात नहीं। बहुत से दहेज के मामलों में सामाजिक दबाव में आकर औरतें चुप रह जाती हैं और केसेस रिपोर्ट नहीं किए जाते हैं। योर ऑनर, उस चुप रहने वाली महिला की जिंदगी में एक मजबूत माँ, एक देखभाल करने वाला पति भी था, लेकिन इन दोनों को भी उसने कुछ नहीं बताया था। ये नहीं बताया था कि उसकी सास, ससुर और ननंद दहेज के लिए उसे टॉर्चर कर रहे हैं। इसके पति ने अदालत में बताया कि वो अपनी पत्नी से कितना प्यार करता था, लेकिन उसके बावजूद उस पत्नी ने अपने पति को कुछ भी नहीं बताया था। योर ऑनर, अगर दहेज के लिए टॉर्चर नहीं किया गया है तो फिर उसने आत्महत्या क्यों की? यही तो सवाल है योर ऑनर। बिना किसी को अपनी तकलीफ बताए उसने अपनी जान ले ली, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं होता ना कि उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए उसे टॉर्चर किया और उसे आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। योर ऑनर, दहेज के मामलों में चुप्पी असामान्य नहीं है, लेकिन और एक बात है जो असामान्य नहीं है। ऐसी कई सारी बीमारियां हैं जिसके बारे में कोई किसी को कुछ भी बताना नहीं चाहता। इसमें कोई शक नहीं है कि उसने आत्महत्या ही की, लेकिन उसके उठाए गए इस कठोर कदम का असल कारण का पता ना होने की वजह से इसे दहेज का केस समझ लेना यह उचित नहीं होगा योर ऑनर। मेघा गुलेरिया की आत्महत्या की सुनवाई पूरे 2 साल तक अदालत में चली और उस दौरान गुलेरिया परिवार टूटते हुए दिखा। शायद इस केस का सच आत्महत्या करने से पहले मेघा की साधी गई चुप्पी के साथ ही जा चुका था। मेघा की मौत ने कई सारी जिंदगियां तबाह कर दी और अब आगे उसके केस का फैसला और तबाही मचाने वाला था। एक 23 साल की महिला का अपने ससुराल में आत्महत्या कर लेना बेहद दुखद है। उससे भी दुखद बात यह है कि वो एक मां भी थी। उसे न जाने किस परिस्थिति ने यह कदम उठाने पर मजबूर किया, लेकिन इस बात के कोई पुख्ता सबूत नहीं है जो वास्तव में सुनिश्चित कर सके कि मेघा गुलेरिया ने दहेज की मांग के कारण ही आत्महत्या की। अदालत मेघा गुलेरिया की मौत में तीनों आरोपी रणछोड़ गुलेरिया, पार्वती गुलेरिया और कंचन गुलेरिया को सबूतों के अभाव के आधार पर बरी करती है। माफ करना माँ जी, मैं मेघा का ठीक से ख्याल नहीं रख पाया। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कभी माफ नहीं करूंगी बचन। मेघा मेरी इकलौती बेटी थी, तुम सबने उसे मार डाला। अब से हर दिन मैं भगवान से यही मांगूंगी कि तुम सबकी जिंदगी बद से बदतर बना दे, इतनी तकलीफ दे कि तुम्हारा जीना दुश्वार हो जाए, तुम और तुम्हारे सारे परिवार का विनाश हो जाए। भजन गुलेरिया और उसके परिवार के लिए जिंदगी अब आगे कभी भी आसान नहीं होने वाली। भैया 2 किलो चावल देना। माफ करना लता, पंचायत ने गुलेरिया परिवार का बहिष्कार किया, कोई भी लेन देन से मना किया। मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकता। माँ,
माँ, दुकानदार ने हमें कुछ भी देने से मना कर दिया है। क्यों? पंचायत का फैसला है कि हमारे परिवार को कोई कुछ नहीं देगा। अदालत ने छोड़ दिया है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम लोग बेकसूर हो। मेघा की माँ जैसलमेर में रहती है, अब वहाँ के पंचायत का फरमान हमारे गांव के लोगों पर क्यों लागू कर रहे हैं? तुम लोगों ने उनकी बेटी को तकलीफ दी है, जान से मारा है। हमने नहीं मारा उसे। मैं, माँ, बापू, कंचन, हमने मेघा को कभी कोई तकलीफ नहीं दी और उससे कुछ भी नहीं मांगा कभी। दहेज के अलावा और भी बहुत सारी बातें सुनने में आई हैं। क्या सुना है आपने? कि मेघा के साथ घर के अंदर अभद्र व्यवहार हुआ। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप नाथुराम जी? भजन तो कुछ बोलेगा। नाथुराम जी, जो कुछ भी हुआ उसका हमें बहुत दुख है। मेघा के जाने का गम सबसे ज्यादा मुझे, और ये गम जिंदगी भर सताएगा मुझे। गलती मेरी है, कसूरवार मैं। उसको छोड़ के मुझे शहर जाना ही नहीं चाहिए था। मुझे उसके साथ रहना चाहिए था यहीं गांव में। पंचायत ने भजन और भूपेन की विनती को मान लिया और उनके बहिष्कार करने के फैसले को वापस ले लिया। लेकिन अब भी इस परिवार की जिंदगी में कुछ और ज्यादा तबाही आनी बाकी थी। प्रदीप के घर वालों ने कंचन से रिश्ता तोड़ दिया है भजन। बोल रहे वो जेल जाकर आई है। वो नहीं चाहते कि कंचन उनके घर जाए। माँ से बोल देना। मैं नहीं बोल पाऊंगा। माँ बहुत याद आती है बापू। मुझे भी याद आती है। माँ ने ऐसा क्यों किया बापू? मैं रात को उसको पकड़ के सोया था। माँ उसको क्यों छोड़ के चले गई बापू? उसने ऐसा क्यों किया? मेघा गुलेरिया ने आखिर आत्महत्या क्यों की थी? उसने एक कठोर कदम क्यों उठाया? सच तो यह था कि इस कहानी में दहेज की कोई बात ही नहीं थी। किसी की तरफ से दहेज की कोई मांग नहीं की गई। मेघा का पति भजन समझ ही नहीं पा रहा था कि मेघा की आत्महत्या करने की वजह क्या थी, और उस वजह को जाने बिना उसका मन शांत नहीं हो रहा था। इसलिए उसने उस सच का सामना करने की ठानी जो उसके मुताबिक मेघा की आत्महत्या का कारण हो सकता। मेघा की माँ ने मुझे श्राप दिया था। देख, बापू भी चला गया और माँ भी चली गई। माँ और बापू अंदर से टूट गए थे भजन। मेघा रोज मेरे सपने में आती है और मैं हर बार उससे पूछता हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया। सब दहेज की वजह से हुआ था। मैं नहीं मानता। मैं 4 साल यहीं पे था सबके साथ। माँ, बापू या किसी ने कभी दहेज की कोई बात ही नहीं की। काश वो हमें बता के जाती कि वो ऐसा कुछ करने वाली, क्यों करने वाली। काश हम उसे रोक पाते। एक बात पूछूं भैया? मैं जानता हूँ भजन, कंचन की शादी करनी है। मैं लड़का ढूंढ रहा हूँ, मगर तू भी जानता है आसान नहीं है। मगर अभी भी तेरे लिए लड़की ढूंढना मुश्किल नहीं है भजन। तेरे ऊपर कोई आरोप नहीं। तू दूसरी शादी कर ले। जगत बड़ा हो रहा है,
उसे भी माँ की ज़रूरत है। मैं मेघा को कभी भूल नहीं पाऊंगा भूपेन। और हाँ, मैं आपसे भी कुछ पूछना चाहता हूँ। पूरा गांव मुझसे पूछना चाहता है, सब बातें भी करते हैं, बस कभी कोई मुंह पे नहीं कहता। लता ने भी कई बार आड़े टेढ़े तरीके से पूछने की कोशिश की। नहीं पूछना चाहता है ना तू कि क्या मैंने या बापू ने कभी भी मेघा के साथ कुछ गलत किया? वो खामोश थी। मैंने कई बार कोशिश किया लेकिन उसकी खामोशी नहीं टूटी। मुझे कुछ बताने से ज्यादा खुद को आग लगाना आसान लगा। सोचकर भी रूह कांप जाती है। कितना दर्दनाक रहा होगा। मैंने या बापू ने मेघा के साथ कुछ गलत नहीं किया। हम जानते थे कि वो दुखी थी। कई बार उससे उसका हाल पूछने की भी कोशिश की थी हमने। जगत, दादा ये देखो, ये ड्राइंग मैंने बनाई है। कितना सुंदर है ना मेघा? मेघा बेटा इधर देख रहा हूँ आजकल तू कुछ उदास से रहती। नहीं बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं है। बेटे माँ के घर जाना चाहती तो जा हो, कुछ दिन वहीं रह लेना। नहीं बाबूजी, मैं ठीक हूँ। नहीं बेटा ठीक तो नहीं है। जब भी तू खाना देने आती है मुरझाई सी रहती है। कहीं कंचन ने तो कुछ नहीं कहा या पार्वती ने कुछ कह दिया? नहीं बाबूजी। बापू ने मुझसे कहा था पता कर। कई बार मैंने उसके साथ हंसी मजाक करने की कोशिश की। सोचा था उसका दिल बहल जाएगा। बापू के कहने पर कई बार उससे कहा तुम्हारी माँ के पास जैसलमेर छोड़ा था, मगर उसके मुंह पर वही खामोशी बंधी रही। तो जब आप लोगों को पता था तो आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या उसने तुझे कभी बताया? फिर तो रोज बात होती थी ना उसके साथ, जबकि उसकी आवाज सुनकर तू जान गया था कि वो ठीक नहीं है। पता नहीं क्यों खामोश रही। माफ करना भैया, मैंने आप पर और बापू पर जो बीत गया सो बीत गया भजन। मगर उसने ऐसा क्यों किया, ये जानने के लिए जितना तू अंदर से तिलमिला रहा है ना, नहीं हम भी बेचैन। तो फिर उसने ऐसा क्यों किया भैया? जब कोई तकलीफ नहीं थी उसे घर में, तो बिना कुछ बताए किसी को ऐसे रात में अचानक। मेघा ने ऐसा कदम क्यों उठाया, ये बात सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी जानता था। पर क्या वो आदमी सामने आकर कभी सच बोलता? मुबारक हो कमल, लड़का हुआ है। चंदा कैसी है? माँ और बच्चा दोनों एकदम स्वस्थ हैं। ये आधा तुझ पे गया है और आधा मुझ पे गया। ये देख चंदा, मुझे तो लगता है पूरा तुझ पे ही गया है कमल। क्या चंदा की सिर्फ शक्ल मेघा गुलेरिया से मिलती थी, या फिर वो मेघा गुलेरिया ही थी जो चंदा बनकर जी रही थी? यह अपने आप में एक अनोखा मामला था, एक ऐसा मामला जिसने कई जिंदगियां तबाह की थी और शायद आगे भी करने वाला था। कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में हम इस कहानी की लंबी यात्रा को उजागर करेंगे जो साल 2003 से चली आ रही थी और जिसने कई विचित्र मोड़ लिए थे। अब मैं अनूप सोनिया आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।